अस्सलाम वालेकुम। डिप्स विजुअल क्लासेस क्लास 9th सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। क्लास हमारा ये जो फिफ्थ चैप्टर था ये एंड हो चुका था ग्रेविटेशन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आ जाता है हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। हाँ, हम इस क्लास में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ देयर इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्सेस, यहीं से देखते हैं। If there is an attractive forces between all objects, why do not we feel ourselves gravitating toward nearby massive building? कहते हैं, देखिए हमने ग्रेविटेशन यानी इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा कि डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर के बॉडीज़ में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो फिर जो है हम में ये ग्रेविटेटिंग फोर्स या ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती अगर हमारे इर्द गिर्द कोई मैसिव बिल्डिंग, कोई हैवी बिल्डिंग आ जाए तो उसकी तरफ हम क्यों नहीं जो है अट्रैक्ट कर रहे होते। ठीक है, उसकी तरफ हम क्यों नहीं करते। तो वजह क्या है, सेंसेशन विद ग्रेविटी ऑफ मैसिव बिल्डिंग। देयर इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स present between all objects but we don't feel ourselves gravitating to it is because of g। यानी ये सारा किस वजह से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ g की वजह से। ठीक है, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जहाँ पे भी हमारे बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है तो वहाँ पे हम जब लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट अप्लाई होता है। ठीक है, और वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू। जी क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो स्मॉल होने की वजह से वहाँ पे हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देखिए F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस आ गया, m1 m2 क्या आ गया, एक हमारा जो मास आ जाता है और दूसरा जो है बिल्डिंग का। तो इनके दरमियान का डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया, लेकिन जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये सारी वैल्यू बहुत कम होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल हमारा मास जो है वो 70 kg है। ठीक है, और जो हम एक बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और जो बिल्डिंग का मास है वो हमारे पास कितना है, ये आ जाता है। ठीक है, यानी 70,000 आ जाता है। इन वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ग्रेविटेशनल ये इस फोर्स ऑफ इस वाली इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा, ये 326 ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻⁻11 ये आ रहा है। यानी यहाँ पे वैल्यू बहुत कम है, इस वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है डज द सन एक्सर्ट अ लार्जर फोर्स ऑन अर्थ देन दैट एक्सर्टेड ऑन द सन बाय अर्थ। देखिए कह रहे हैं कि जो सन अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और एक जो है अर्थ सन पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो इन दोनों में क्या कह रहे हैं कि जो सन जो है अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा है किसकी निस्बत, जो अर्थ सन पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो कह रहे हैं नो द सन एंड अर्थ बोथ एक्सर्ट सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अदर। यानी दोनों की कुछ अमाउंट है और हम देखते हैं कि वो क्या है। तो कैसे एक्सर्ट कर रही है, ये उसी तरह से ग्रेविटेशनल जो लॉ था उसी के अकॉर्डिंगली एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई एम एस बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जी आ जाते हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई आ जाते हैं मास ऑफ अर्थ एंड एम एस मास ऑफ सन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाता है हमारे पास सन, और यानी ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, एक फोर्स जो है ये आ जाती है और एक ये, यानी ये सन अर्थ पे एक्सर्ट कर रहा है और ये अर्थ जो है वो सन पे एक्सर्ट कर रही है। तो अब देखें ये अर्थ सन अर्थ पे कर रहा है या फिर अर्थ जो है वो सन पे एक्सर्ट कर रही है। मास तो सेम रहेगा, जब मास सेम रहेगा तो जाहिर सी बात है दोनों का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो वो टॉप टू यानी वो जिस डायरेक्शन में भी हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक ये फोर्स है और ये फोर्स है, लेकिन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल आ जाएगी। अर्थ यानी एक को हम F1 का नाम देते थे और F2 का नाम देते थे, और मैथमेटिकली ये इक्वल आ जाएंगे। F1 एंड F2 इज इक्वल टू F2। ठीक है, किस तरह से जी की वैल्यू कांस्टेंट है MEMS बाई आर स्क्वायर। तो दोनों के लिए हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मास ऑफ अर्थ भी वही है, मास ऑफ सन भी वही है और रेडियस भी वही है। तो वो
सन जो है वो अर्थ पे करे या अर्थ सन पे करे, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगी। यानी यहाँ पे एक्शन रिएक्शन वाला प्रोसेस होगा, एक्शन फोर्स अप्लाई होगी, फिर रिएक्शन फोर्स अप्लाई हुई, यानी डायरेक्शन इनकी जो है वो ऑपोजिट आ जाएगी। तो F1 इज़ इक्वल टू F2 और फिर उसी तरह से G M1 M2 बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो लिहाजा इससे क्या रिज़ल्ट हमारे पास कंक्लूड होता है कि दोनों जो है सन एंड अर्थ एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, ये सेम अमाउंट होती है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। कह रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस बताएं और ये बताएं कि ये इसको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट क्यों है। पहले उसकी इम्पोर्टेंस और फिर उसकी ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, एंड कैलकुलेशन वो देखते हैं। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस में क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड इज़ यूज्ड इन न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जो न्यूटन का लॉ था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये वहाँ पे यूज होता है। अब देखें जो पहले इक्वेशन की जो फार्मूला किया Fg इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो इसमें जी की वैल्यू लाजमी आएगी, क्योंकि पहले भी एक क्वेश्चन था कि वो जो मैसिव बिल्डिंग वाली बात थी, तो वो सारी चीज़ किस पर डिपेंड करी थी, इस जी की वैल्यू पे। तो ज़ाहिर है जी की वैल्यू छोटी है या बड़ी है, इसकी वजह से उस पूरे मास पे अफेक्ट हो रहा है, यानी उस किस पे हम कह सकते हैं फोर्स पे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर आ जाता है, ठीक है, इसकी वजह से। इज़ यूज फॉर फाइंडिंग मास ऑफ अर्थ एंड वैल्यू ऑफ, यानी ये किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मास ऑफ अर्थ भी के लिए भी और वैल्यू ऑफ जी के लिए भी, ठीक है। तो अब देखते हैं किसके अंदर किसकी इसको फाइंड करना जो है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्यों है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, क्योंकि हमने देखा पहले बताया कि इस वजह से मास पे अफेक्ट हो रहा है, तो वो अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसकी इसलिए ये डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो ये आपकी 9th का जो सॉरी मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जो आ जाते थे, ठीक है, राउंड ऑफ वाला प्रोसीजर और ये सारे टॉपिक इसके अंदर आपने देखे हैं ना, यानी वो साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। इसको अगर लोग मैथमेटिकल नोटेशन में अगर या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी, यानी पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसलिए ये बहुत छोटी है, इसलिए फाइंड करना जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। नीड हाईली सेंसिटिव डिवाइस टू कैलकुलेट अंडर द नॉर्मल कंडीशन, इस वजह से ये आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इफ़ अर्थ समहाउ एक्सपेंडेड टू अ larger radius with no change in mass, how would your weight be affected, how would it to be affected if earth instead shrunk। यानी कह रहे हैं कि अगर कभी अर्थ का जो रेडियस है वो एक्सपैंड हो जाए यानी लार्जर हो जाए, लेकिन मास पे कोई इफेक्ट ना पड़े, विद नो चेंज इन मास, हाउ, तो इस तरह से यानी अर्थ का मास जो है वो चेंज ना हो, लेकिन रेडियस अगर चेंज हो तो उसके वेट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, कैसे इफ़ेक्ट होगा, हाउ वुड इट बी इफ़ेक्टेड, इस पर कैसे इफ़ेक्ट होगा अगर अर्थ जो है यानी श्रंक हो जाए, या श्रंक होने के बजाय वो एक्सपैंड हो जाए। क्या है चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ एंड इफ़ेक्ट। ये थोड़ा जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, यानी कॉन्सेप्ट वो यूज़ हो रहा है, लेकिन थोड़ा इसको समझें। देखें कि इंक्रीज़ इन रेडियस विल बी डिक्रीज़ द वेट, अगर हम रेडियस को इंक्रीज़ कर देंगे तो वेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस को इंक्रीज़ कर देंगे तो वेट डिक्रीज़ होगा, अगर रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो वेट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो किस तरह से कि W इज़ इक्वल टू mg के अकॉर्डिंगली, क्योंकि g की वैल्यू क्या आ जाती है, एल्टीट्यूड जब चेंज होता है तो उस g की वैल्यू पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मास ऑफ बॉडी जो है W इज़ इक्वल टू mg, तो m जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता कहीं पे भी। ये आपको पहले भी किसी क्वेश्चन में बताया था कि मास और वेट के डिफरेंस में यही डिफरेंस था इस वजह से, ठीक है। तो यानी कि मास वो जो है वो चेंज नहीं होता, वो जी की वैल्यू पे इफेक्ट होने की वजह से। एंड वैल्यू ऑफ जी चेंज विद एल्टीट्यूड एंड इज़ गिवन बाय जी इज़ इक्वल टू जी एम
ई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी इफ़ेक्ट किस पे हो रहा है, जी की वैल्यू चेंज हो रही है। और यानी इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जी की वैल्यू जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर जो है, इससे पता चलता है जो रेडियस है, रेडियस और जो जी है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी रेडियस जो है अगर ज़्यादा करेंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, रेडियस कम करेंगे तो जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, सो इंक्रीज इन रेडियस विल बी डिक्रीज। यानी वही बात है कि रेडियस को अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो हमारा वेट क्या होता है, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर। अगर हम रेडियस को क्या कर देंगे, ये ऑपोजिट आ जाएगा। तो रेडियस को हमने इंक्रीज़ करने से ये डिक्रीज़ हुआ है, तो रेडियस अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इस तरह से जो वेट है वो भी इफ़ेक्टेड होगा, कैसे कि वो भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन to your weight on earth if the mass of earth double but its radius stay the same। यानी कह रहे हैं कि क्या होगा, आपके वेट पे कैसे इफ़ेक्ट होगा अर्थ पे अगर हम अर्थ का जो मास है उसको डबल कर देंगे, लेकिन बट इट्स रेडियस स्टे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे ऑपोजिट आ जाता है, ठीक है। अगर मास ऑफ अर्थ हम डबल कर देते हैं और रेडियस जो है वो सेम रहते, तो फिर हमारे वेट पे कैसे इफ़ेक्ट होगा। If mass of an earth is double, so it will be affected by the weight। ये किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, ये हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, यानी हमें क्या पूछा हुआ है कि अर्थ का मास जो है उसको डबल करने से वेट पे इफ़ेक्ट कैसे होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा रेडियस अगर सेम है। तो उसी तरह से एफ़ हमारे पास क्या है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है, एम जी। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली एफ जी इज़ इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर। तो हमें यानी चेंज किस में आई हुई है, यहाँ पे एम ई के अंदर इसको डबल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एफ जी की जगह पे अगर यहाँ पे मैं ये पुट कर देती हूँ तो वेट पे क्या इफेक्ट होगा, एम ई अगर डबल हो जाएगा तो रेडियस जो है वो क्या है, वो तो सेम है, ठीक है। और जी की वैल्यू और मास ऑफ अर्थ जो और जी है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे कि यानी अगर ये पहले भी हमने देखा, मास ऑफ अर्थ जो है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, कम करेंगे तो जी की वैल्यू पे इफेक्ट होगा, लेकिन रेडियस तो सेम रहेगा। और इस वजह से क्या होगा, यानी मास भी डबल हो जाएगा। ज़ाहिर है अर्थ को हम अगर मास ऑफ अर्थ डबल कर देंगे तो यानी मास डबल हो जाएगा, तो इसके अंदर हमारे पास वेट पे क्या इफेक्ट होगा, वेट के अंदर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सो इट विल इंक्रीज़ द वेट ऑफ बॉडी। यानी मास ऑफ अर्थ अगर हम डबल कर देते हैं तो वेट जो है वो भी डबल हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये हम 5 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट है फिज़िक्स। क्लास हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे थे, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम रेट टूवर्ड द अर्थ, ठीक है। वाई लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल एट अ सेम रेट टूवर्ड द अर्थ। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक का वेट लाइट है और एक हैवी, एक का वेट जो है मतलब एक ज़्यादा वेट है, ठीक है। तो वो दोनों डिफरेंट मासेस के जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम रेट के साथ ज़मीन पे कैसे जो है वो सेम टाइम पे या सेम रेट के साथ जो है वो मूव करते हैं। यानी इसको किस तरह से हम कह देते हैं, आपके पास आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, ठीक है, वहाँ आपके पास दो ऑब्जेक्ट पकड़े हैं, ठीक है। एक हाथ में आपने फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि एक पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका वेट जो है वो लाइट है, ठीक है, लाइट वेट है। और दूसरे हाथ में जो है आपने एक और ऑब्जेक्ट रखा पकड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बुक है, कोई पत्थर है, कुछ भी, ठीक है। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइट वेट या एज़ कम्पेयर टू पेन। तो पूछा हुआ ये है कि आप जिस टाइम आप दोनों को इकट्ठा फेंकेंगे
तो वो क्या होगा, दोनों ज़मीन पे एक साथ पहुंचेंगे एक ही टाइम पे। ये नहीं है कि लाइट वाला पहले जाएगा और सॉरी हैवी वाला पहले जाएगा, लाइट वाला बाद में जाएगा, नहीं, सेम टाइम। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग एट अ सेम रेट बिकॉज ग्रेविटी इज़ इनडिपेंडेंट ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट मास एंड लेंथ। यानी जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो उन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। यानी जिस वजह से वो गिर रहे हैं वो ग्रेविटी की वजह से गिर रहे हैं ना, तो वो ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ना ही उनकी लेंथ पे डिपेंड करती है, बल्कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ अर्थ, कि वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है। यानी ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से भी शो हो रहा है, G=GME/R²। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट या M2 कोई दूसरा मास का जो है वो जिक्र नहीं है, सिंगल मास यानी मास ऑफ अर्थ का जिक्र है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये G जो आ जाती है, ये कैपिटल G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस जो आ जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, दोनों ऑब्जेक्ट का रेडियस सेम होगा तो फिर ये इसकी वैल्यू सेम होगी, और बाकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी दोनों के लिए सेम आएगा, तो लिहाजा ये सेम रेट के साथ जो है वो पहुँचेंगे। हैंस देयरफॉर लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट फॉल एट अ सेम रेट टूवर्ड द अर्थ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वैल्यू ऑफ G चेंजेस विद लोकेशन ऑन अर्थ, however we take same value of G is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ऑर्डिनरी कैलकुलेशन। कहते हैं कि अभी हमने पीछे कुछ टॉपिक में एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि G की वैल्यू चेंज होती है किसके साथ, एल्टीट्यूड चेंज होने की वजह से, हाई होने की वजह से, या मीन्स के चेंज होने की वजह से उसके अंदर भी वेरिएशन होती है। लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो ऑर्डिनरी कोई भी कैलकुलेशन के लिए हम G की वैल्यू सेम ही क्यों लेते हैं, यानी ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 वैल्यू ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है, इसके हमारे पास दो रीज़न आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो आ जाता है हमारे पास यानी एज अर्थ रिवॉल्व अराउंड itself cause a bulging of earth at equator which lead to an increase or decrease equilateral radius as compared to polar radius। यानी जो equilateral radius होता है वो क्या होता है, उसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से। ठीक है, इस वजह से जो है हम सेम लेते हैं, क्योंकि सम टाइम वो इंक्रीज़ होता है, सम टाइम वो डिक्रीज़ होते हैं। लेकिन इसका जो सेकंड रीज़न है, अब सेकंड रीज़न जो है वो ज़्यादा इजी है, अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए। ठीक है, इसको भी देखें। सेकंड रीज़न में बोला हुआ है कि सेकंड रीज़न इज़ दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ हैज़ डिफरेंट हाई। यानी देखें, डिफरेंट पार्ट्स अर्थ के डिफरेंट जो सेक्शन होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। तो बात यही वाली भी है, इसलिए यानी उनका रेडियस डिफरेंट होता है, पोल पे अलग है और इक्वेटर पे अलग है। तो ये बात यहाँ पे सिंपली क्लियर की हुई है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ हैज़ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सी लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड जो है लेवल है, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट हाइट होती है सी लेवल। इसलिए हम ये G की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं, यानी एक फिक्स वैल्यू लेते हैं या स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड है, जो कि राउंड ऑफ हो के G=10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है एज ऑन स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। डिफरेंट प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन के लिए हम यही वैल्यू इस वजह से लेते हैं, क्योंकि अर्थ का लेवल अर्थ जो है वो सी लेवल से डिफरेंट हाइट पे होती है या डिफरेंट पोजीशन पे। ठीक है, आगे अब अगला क्वेश्चन है, मून इज़ अट्रैक्टेड बाय अर्थ व्हाई डज नॉट फॉल ऑन अर्थ। हमने ये सुना कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये ज़मीन पे क्यों नहीं गिरता। ड्यू टू हाई टेंजेंशियल स्पीड द मून डज नॉट फॉल ऑन अर्थ। किस वजह से, टेंजेंशियल स्पीड की वजह से। टेंजेंशियल स्पीड क्या चीज़ होती है, टेंजेंट जो आ जाती है स्पीड, वी नो दैट, यानी अच्छा ये तो टेंजेंशियल स्पीड वाला एक रीज़न है। लेकिन यहाँ पे आपने ये जो चैप्टर था इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जिक्र था, वहाँ पे ये मोशन थी, इसको हम देखते हैं। अच्छा, वी नो दैट यहाँ पे क्या होती है, मून और अर्थ के दरमियान फोर्स होती है। वी नो दैट फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जो दोनों के दरमियान फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू मून। और ये जो
मून जो है वो मूव कर रहा है, ये क्या कर रही है, इसकी कौन सी फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वही होती है ना जो एक ऑर्बिट में जो सर्कुलर पाथ में मूव होती है, तो इसका भी कुछ ऐसे ही है। और इस वजह से क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, कंपेल द मून टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। वो कंपेल कर रही है कि वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर एक ऑर्बिट में जो है वो मूव करें, किस स्पीड के साथ, टेंजेंशियल स्पीड के साथ। इस वजह से क्या होता है, मून इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर, बट ड्यू टू हाई टेंजेंशियल स्पीड मून डज नॉट फॉलो। उसकी टेंजेंशियल स्पीड ज़्यादा होती है, यानी वो उसके अराउंड मूव कर रहा होता है और वहाँ पे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा होता है, लेकिन वो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, टेंजेंशियल स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, वो अर्थ की तरफ अर्थ पे फॉल नहीं कर सकता। मून इज़ नॉट फॉल ड्यू टू इट्स टेंजेंशियल स्पीड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू मून। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है, वाई फॉर सेम हाइट लार्जर एंड स्मॉलर सैटेलाइट मस्ट हैव सेम ऑर्बिटल स्पीड। यानी वाई फॉर सेम हाइट, यानी एक ही हाइट के लिए लार्जर या स्मॉलर सैटेलाइट जो भी हैं उनका क्या, उनकी ऑर्बिटल स्पीड एक ही होती है, क्यों, ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है कि सब ऑर्बिटल स्पीड हैविंग डिफरेंट मासेस, यानी मुख्तलिफ जो हाई हैं उनका जो हाई सैटेलाइट हैं, सॉरी लार्जर हैं, तो उनका वेट डिफरेंट है, जो स्मॉलर हैं तो उनका वेट डिफरेंट है। तो क्या है, उनके लिए हमारे पास इक्वेशन एक ही है, सेम ऑर्बिटल स्पीड having different masses, the orbital speed of satellite is given by this one equation। ठीक है, v is equal to अंडर रूट जी एम ई बाय आर ई प्लस एच। तो ये हमने पहले किया था कि हमने वहाँ पे हाइट को जो है उसके अंदर ऐड कर देना है, यहाँ पे मासेस की बात नहीं है, स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, इसके अंदर हाइट को हमने ऐड कर दिया था, और यहाँ पे मासेस का जिक्र नहीं है कि मास ज़्यादा है या कम है। इन अबव इक्वेशन फॉर सेम हाइट द वैल्यू ऑफ स्पीड डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल, यहाँ पे देखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा मास ऑफ अर्थ पे, उसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ पे, प्लस जो हाइट आ रही है, ठीक है, उस पे। लेकिन ये ऑर्बिटल स्पीड जो है कि मासेस पर डिपेंड नहीं करी, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। दैट इज़ वाई फॉर सेम हाइट लार्जर और स्मॉलर सैटेलाइट हैव सेम ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका रीज़न, इस वजह से जो है ये डिपेंड नहीं कर रहा उस मास पे।